सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आई एम फ्रॉम इजराइल। ओके, राजू कुमार। चलिए भाई, तो स्टार्ट करें। आज का जो हम लोगों का लेक्चर रहने वाला है दैट वुड बी अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारे 2 और लेक्चर इसके बाद बाकी हैं। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा मेनली जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है एंड जो वाटर वाला जो पार्ट है वो हमारा बाकी, इसमें क्लाउड्स वगैरह हम देखेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने एक तरह से जो अर्थ का इंटीरियर वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था उस सीरीज़ में ये आखिरी लेक्चर है हमारा। किस सेंस में? देखिए, अभी तक जो हो कोई है। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। सर, इज़ दिस सफिशिएंट फॉर CAPF AC? सफिशिएंट मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। हर बार वही सफिशिएंट के आपके मैसेजेस आते रहते हैं। मैं बार बार उस चीज़ को नहीं बता पाऊँगा। खैर, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा है, यानी कि पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है उसकी टोपोग्राफी है वो कैसे क्रिएट हुई है, कैसे माउंटेन्स वगैरह ये सब क्रिएट हुए हैं, कैसे जो हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें बनी हैं या फिर बिगड़ी हैं, जो भी चीज़ हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ की सरफेस पे, उनका क्रिएशन कैसे हुआ है वो हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। तो फादर ऑफ जियोलॉजी हमने जेम्स हटन पढ़ा था। वैसे यहाँ पे आप फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी नोट कर सकते हैं, किसको हम बोलते हैं? विलियम मॉरिस डेविस को। ठीक है, विलियम मॉरिस डेविस, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें ये पढ़ना है कि देखो है क्या ना, जैसे कि हमारी लाइफ में क्या है, हम सबकी लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में क्या, आप स्टूडेंट लाइफ में, हर कोई स्टूडेंट, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं अभी मैं देखता हूँ, रफली 5.3। ठीक है, 5.5। अरे पैसे वैसे यार मत भेजा करो। ठीक है, मयंक धीमान सर, अग्निवीर मयंक सर, आपको याद होगा विजय पत्रू का स्टूडेंट था सर। मैं कल ड्यूटी पे था। कोई SSC 3.0 का टेस्ट हुआ था क्या सर? मेरा मिस हो गया है। मयंक, कल टेस्ट नहीं हुआ था, आज टेस्ट होगा। और बिल्कुल मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, है ना? हाँ, तो कल टेस्ट नहीं हुआ था और आज टेस्ट होगा उसका मयंक। ठीक है, आराम से जॉब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, तो मयंक जिनको नहीं पता हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट रहे हैं। तो खैर, अभी आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी पे। तो जैसे हम सब की लाइफ में, तो यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं अभी जो करंटली देख रहे हैं। तो आप सब की लाइफ में क्या है, कुछ चीज़ें जो है आपको बना रही होंगी या फिर मैं बोल दूँ बिल्ड कर रही होंगी। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या बिल्ड कर रही होंगी? आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, या फिर मतलब कुछ भी है, मतलब आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या है कि आप पढ़ रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कुछ नई स्किल सीख रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को मैं रखूँगा बिल्ड, यानी कि आप बिल्ड हो रहे हो। दूसरी साइड क्या है, आप डिस्ट्रॉय हो रहे हो। डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हो? डिस्ट्रॉय हो रहे हो डिस्ट्रैक्शन से। डिस्ट्रॉय हो रहे हो कि किसी फ्रेंड ने आपको कुछ गलत बोल दिया। डिस्ट्रॉय हो रहे हो कि आप कहीं मतलब एकदम से घूमने चले गए, आप नहीं पढ़ पाए। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल से इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंस्टाग्राम चलाना हो गया देर तक, यूट्यूब पे रील्स स्क्रॉल करना हो गया, या फिर कुछ और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये गुड हैबिट्स हैं, ये बैड हैबिट्स हैं, हम सबकी लाइफ में होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। ठीक है, अब हम बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे डिटरमाइन करता है कि हम कौन सी हैबिट्स को ज़्यादा पकड़ के चल रहे हैं, गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स। वो हैबिट्स जो हमें बिल्ड करेंगी वो वाली हैबिट्स, या फिर वो हैबिट्स जो हमें डिस्ट्रॉय करने वाली हैं, जो हमारे ग्रोथ को रोकने वाली हैं। तो इसी तरह ही अर्थ के सरफेस में 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक प्रोसेस, जिसको बोलते हैं अंतर्जात। ठीक है, एंडोजेनिक। और एक हो गया एक्सोजेनिक। ये जो एंडोजेनिक है ये चीज़ों को बिल्ड करता है। क्या करता है? बिल्ड करता है। जो चीज़ों को बिल्ड करता है वो फोर्स कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। जैसे कि आप भी अगर खुद को बिल्ड करना चाहते हो तो वो जो कॉलिंग है, मोटिवेशन है, वो सारी चीज़ें इंटीरियर होती है। आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं यार, मैं
प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, तो वो सारी चीज़ें अंदर से आपको लानी पड़ती हैं। एक्सोजेनिक क्या है? जो चीज़ें हमारी अर्थ सरफेस में जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, राहत विशेषताएं, रिलीफ फीचर्स का मतलब ज्योग्राफी में होता है माउंटेन, प्लेट्यू, यानी जो भी चीज़ बनी हुई है, ठीक है, उसको हम रिलीफ फीचर बोलते हैं, डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म को। तो वो जो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, या फिर उनका जो वियर एंड टीयर होता है, वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस के लगने की वजह से जो प्रोसेस होते हैं उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से लगने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। तो उसकी वजह से वियर एंड टीयर होता है। तो ये सारी किसकी वजह से होती है? बाहर के जो फोर्सेज होती हैं उनकी वजह से। तो ऐसे फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। अब डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में कि हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेसेस, तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से लगते हैं, उनको हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। देखिए, हर जगह हमारी अर्थ सरफेस में हर जगह एंडोजेनिक भी लग रहे हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस भी लग रहे हैं। एंडो भी लग रहे हैं और एक्सो भी लग रहा है। अब कौन ज़्यादा लग रहा है, कौन कम लग रहा है, डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे चीज़ें बिल्ड होंगी या फिर डिस्ट्रॉय होंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारा हिमालय और अरावली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय है हमारे, वन ऑफ दी, आपको पता है, टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं पूरी अर्थ सरफेस में, और अरावली उतने टॉल नहीं है। लेकिन एक टाइम पे अरावली हिमालय से भी ऊंचा हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि अरावली का आज कोई मतलब उतना ज़्यादा नामो निशान नहीं और हिमालय इतने ज़्यादा ऊंचे हैं। इसका रीज़न इतना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहे होंगे सिर्फ, और यहाँ पे सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहे होंगे। बात ये होती है कि कहाँ पे कौन सा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सोजेनिक। कहाँ पे? हिमालय में। और अरावली में क्या है? एक्सोजेनिक, यानी बाहर जात जो बल हैं वो ज़्यादा लग रहे होंगे एज कम्पेयर टू अंतर जात, दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस। तो जो फोर्सेस की जब मैं बात कर रहा हूँ एंडोजेनिक फोर्सेस, तो वो जो चीज़ों को बिल्ड करते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस जनरेट होते हैं उसको हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं। अब वो कौन से फोर्सेस होते हैं वो जान लेते हैं। तो एंडोजेनिक, पहले तो हम ये समझते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी अर्थ सरफेस में। तो हमारी अर्थ सरफेस में दो चीज़ें होती हैं इसकी वजह से। एक तो होता है डाइस्ट्रोफिज्म, और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज वोल्केनिज्म। यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि एंडोजेनिक जो हमारे फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से चीज़ें जो बिल्ड होती हैं, एलिवेट होती हैं, ठीक है, एलिवेट होती हैं, इस सब को हम बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं डाइस्ट्रोफिज्म। हिंदी में अगर बात करें तो पटल विरूपण बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं डाइस्ट्रोफिज्म में? पहली चीज़ आती है ओरोजेनिक मूवमेंट्स या फिर ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनिक का, ओरो का मतलब ज्योग्राफी में होता है माउंटेन। तो ओरोजेनिक प्रोसेस वो होते हैं जो माउंटेन को बिल्ड करते हैं। अब माउंटेन्स कैसे बिल्ड होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जब माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको हम ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे एपीरोजेनिक। एपीरोजेनिक कौन से प्रोसेस होते हैं? जो माउंटेन के अलावा बाकी चीज़ें बिल्ड करते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट, ठीक है, के जो डिफरेंट पार्ट्स को बिल्ड करते हैं, ठीक है, सिंपली अगर मैं बोलूं तो अपलिफ्टिंग पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आप जानते हैं, हमारी अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो ओरोजेनिक प्रोसेस वो हो गए जो माउंटेन बिल्ड कर रहे हैं, जो पर्वत बना रहे हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट हो रहे हैं अर्थ की क्रस्ट पे, जैसे प्लेट्यूज बन गए, थोड़ा सा अपलिफ्टेड पार्ट बन गया, तो उसको एपीरोजेनिक मूवमेंट के अंदर में रखते हैं। तीसरा होता है यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक, जो भूकंप आ रहा है, वो भी अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि जो प्लेट विवर्तनिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ चुके हैं। जरा कमेंट में आप बताएंगे कि प्लेट मूवमेंट कितने टाइप का होता है। वोल्केनिज्म तो आप जानते हैं, जो अंदर से मैग्मा या लावा निकलता है उसको हम वोल्केनिज्म के नाम से जानते हैं। अब पहले तो मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स
तीन प्रकार का होता है। हमने पढ़ा था कि एक तो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कॉन्वर्जेंट में क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। डाइवर्जेंट में न्यू क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, इसीलिए उसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से ना तो क्रस्ट क्रिएट ना तो डिस्ट्रॉय होता है। अब बात ये आती है कि ये एंडोजेनिक फोर्सेस लग कहाँ से रहे हैं, यानी कि इनके पीछे की एनर्जी क्या है, एनर्जी आ कहाँ से रही है। तो सर एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। प्लेट क्यों मूव कर रही थी, मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताइए। मैंने कुछ फोर्सेस आपको बताया था कि प्लेट हमारी क्यों मूव करती है। तो प्लेट मूव, मैथ्स चैनल सर जी प्लीज़ इंग्लिश का भी एक टीचर दीजिए एसएससी के लिए जो आपकी तरह पढ़ा दे प्लीज़ सर। जब मेरी वाइफ को मेरा व्हाट्सएप मिलता है तब तरक्की है प्लेट्स। चलो, तो मैंने क्या बताया था आपको, एंडोजेनिक फोर्सेस क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर जो हमारी प्लेट हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट, और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना एक चीज़ को, एंड दैट इज़ कि जहाँ पे मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया था, भूकंप के बारे में, तो वहाँ पे एक चीज़ को नोट करिए कि जितने भी हमारे नेचुरल अर्थक्वेक हैं वो सारे लिथोस्फीयर में आते हैं, स्थल मंडल में आते हैं, जिसकी की थिकनेस कितनी होती है, 200 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। लिथोस्फीयर क्या होता है, पूरा क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो प्लेट हैं, तो ये जब प्लेट मूव करती हैं, उसी को तो प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, उसी की वजह से तो अर्थक्वेक आता है, उसी की वजह से ही माउंटेन्स मोस्टली बनते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेट मूव करने की वजह से ही सिर्फ माउंटेन बनते हैं, लेकिन जैसे हमारे हिमालय जैसे माउंटेन ही प्लेट मूवमेंट की वजह से ही बने हुए हैं। तो ये प्लेट क्यों मूव कर रही थी, तो हमने पढ़ा था कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं। कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर, या फिर जिसको कि हम बोलते हैं जो कि मैग्मा, ठीक है। तो कन्वेक्शन करंट वहाँ पे डेवलप हो रहा है। और ये थ्योरी किसने रखी थी, ये थ्योरी रखी थी आर्थर होम्स ने, इन्होंने रखी थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन करंट क्यों डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ये डेवलप होते हैं एक्चुअल में जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसकी वजह से थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस, और उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। तो एक तो रेडियो एक्टिविटी एक रीज़न हो गया पहला, ठीक है। दूसरा रीज़न यहाँ पे लिखिएगा, दैट इज प्रीमॉर्डियल हीट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिडुअल हीट, ठीक है। प्रीमॉर्डियल या फिर रेजिडुअल हीट हम बोल सकते हैं, ठीक है। रेजिडुअल हीट का मतलब ये हो गया कि जब अर्थ बनी थी तो जो उसके पास पहले से जो हीट मौजूद थी, पहले से जो ऊष्मा मौजूद थी, उसको हम रेजिडुअल हीट के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न होता है हमारे जो अर्थ सरफेस में जो डिफरेंट एंडोजेनिक फोर्सेज लग रहे हैं उसको, ठीक है। इसको आप रेजिडुअल या फिर प्रीमॉर्डियल हीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेजिडुअल या फिर प्रीमॉर्डियल। और तीसरा होता है एंड दैट इज इसको हम टाइडल फोर्स भी बोल देते हैं। ये एक्चुअली आर्थर होम्स ने कॉन्सेप्ट रखा था, पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, बट टाइडल फोर्स एक्चुअल में तो नहीं, लेकिन इसको हम बोल देते हैं रोटेशनल या फिर टाइडल फ्रिक्शन। ये बहुत ही कम, मतलब इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन बहुत ही मिनिमल होता है। जो टाइड्स जनरेट होती हैं उसकी वजह से जो फ्रिक्शन लगता है, टाइडल फ्रिक्शन उसको बोलते हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल है एंडोजेनिक फोर्सेज में। लेकिन मेनली जो है हमारा एक तो रेडियो एक्टिविटी, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं हमारी एस्थेनोस्फीयर में, आर्थर होम्स ने बोला था, और ये जो हमारी प्रीमॉर्डियल हीट है, ठीक है। मेन ये दो फोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हमारी बिल्ड होती हैं। जो चीज़ें बिल्ड होती हैं उसको हम डाइस्ट्रोफिज्म बोलते हैं, पटल विरूपण बोलते हैं, और यही हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस का एक रीज़न है। अब इसके बाद आते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, बाहर जात बल, अंतर्जात बाहर जात, ठीक है, आंख दिखा, ठीक है। खैर, तो एक्सोजेनिक प्रोसेस पे आते हैं अभी। तो एक्सोजेनिक क्या है, जो वियर एंड टीयर करते हैं हमारी अर्थ सरफेस में, वियर एंड टीयर करने का जो काम करते हैं, चीज़ों को बिगाड़ने का काम करते हैं। अब ये बिगाड़ता कौन है, तो बिगाड़ने का जो काम करता है वो हमारे डिफरेंट एजेंट्स करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट एजेंट्स करते हैं, और उन एजेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम जानते हैं एक्सोजेनिक एजेंट्स। जैसे कि हवा चल रही है, हवा की वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है। ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, तो ग्लेशियर क्या कर रहे हैं, चीज़ों को उखाड़ते हुए ले जा रहे हैं, ठीक है। विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, रिवर वाटर हो गया। तो ये डिफरेंट क्या है, एजेंट्स हैं जो इस एक्सोजेनिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, ये पहली बात तो ठीक है, पहले आप ये बताओ कि जितने भी हैं विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब जितने एजेंट्स हैं,
इनका एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी इनका सन है। ये आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से सन के डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से विंड चलती है, इसी की वजह से आपकी रेनफॉल होती है, ग्लेशियर्स वगैरह सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ही लिंक्ड हैं। विंड, ग्लेशियर, वाटर, हीट, ये सब सन से ही लिंक्ड है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए? सन। वहां पे क्या था? ये रेडियो एक्टिविटी, रेजिडुअल हीट और टाइडल फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं उनको डाइस्ट्रोफिज्म बोल देते हैं हम, सिंपल डाइस्ट्रोफिज्म। इसी तरह जितने एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं उनको हम प्यार से बोल देते हैं डेन्यूडेशन। क्या बोल देते हैं? डेन्यूडेशन। या फिर बोल सकते हैं निक्षेपण, मतलब जो चीज़ों का बिगड़ना होता है, वियर एंड टियर, उसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन के अंदर हमें या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर तीन चीज़ें पढ़नी है, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। ये तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस में, यानी वो प्रोसेसेस जो हमारी अर्थ सरफेस में वियर एंड टियर कर रहे हैं। वेदरिंग के लिए ड्राइविंग फोर्स या एनर्जी मेनली क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल एक्शन। ये भी हम पढ़ेंगे वेदरिंग क्या है, कैसे होती, क्यों होती है। मास मूवमेंट के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशनल स्ट्रेस हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे मास मूवमेंट। और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, इसके पीछे काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आप धीरे धीरे, पहले हम वेदरिंग पे आते हैं, ठीक है। वेदरिंग को समझते हैं, वेदरिंग होती क्या चीज़ है। तो वेदरिंग होती है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो इट इज कि जो हमारी रॉक्स ब्रेक हो रही हैं, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। चट्टान जो टूटती है ना, या फिर मिनरल्स हमारे इधर उधर होते हैं, टूटते हैं, इधर उधर से मतलब है कि वो टूटना उनका, उसको वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस होता है। इन सितु प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये अपनी प्लेस से मूव नहीं करते हैं। जैसे ये चट्टान है, चट्टान यहीं पे ही पड़े पड़े टूट गई एकदम से, क्या ये मूव हुई? नहीं, या फिर नेग्लिजिबल मूवमेंट हुआ। तो क्योंकि जहां पे था वहीं पे ही प्रोसेस ये हो गया, इसलिए इसको इन सितु प्रोसेस बोलते हैं, वेदरिंग को। क्लियर? अब वेदरिंग हमारी किस वजह से हो सकती है, यानी कितने टाइप्स की होती है। तो पहला जो टाइप हो गया हमारा वेदरिंग का, दैट कैन बी आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल वेदरिंग, ठीक है, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हो जाती है, एक फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल को आई थिंक हिंदी में बोलते हैं रासायनिक, फिजिकल वेदरिंग को बोल देंगे भौतिक, और जो आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाएगा उसको बोल देंगे जैविक। बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब कैसे ये वेदरिंग होती है थोड़ा सा ब्रीफ में बस समझ लीजिए, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। चट्टान है, ये रॉक है, ठीक है। इसमें भी बहुत सब टाइप्स होते हैं। जैसे इसके अगर मैं सब टाइप्स की बात करूं तो जैसे सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्रैक्स हैं कहीं पे, ठीक है, और वाटर सीप कर गया यहाँ पे, तो क्या है, उसको घोलता चला जाएगा, घोलता चला जाएगा, घोलता चला जाएगा और इसको रॉक को तोड़ देगा। और जैसे कि कार्बोनेशन हो गया। कार्बोनेशन क्या होता है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो वाटर में मिल जाएगी और कार्बोनिक एसिड बना देगी। और एसिड होते हैं कोरोसिव इन नेचर, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वो तोड़ देंगे इसको। या फिर अगर हम और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑक्सीजन है वो जुड़ गया, वो रिडक्शन। तो ये जो भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू अगर वेदरिंग हो रही है तो उसको हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। फिजिकल वेदरिंग, पहले बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ लो। बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है जैसे हमारे अर्थवॉर्म हो गए, कीड़े मकोड़े, तो जो हमारे अर्थवॉर्म यानी कि जो केचुए हो गए या रोडेंट, चूहे वगैरह, तो ये जो हमारे जीव जंतु हैं छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, ये रॉक में घुस जाते हैं, ठीक है। धीरे 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 क्या करते हैं, उसको अपना जगह बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे अपना जगह बनाना स्टार्ट करते हैं छोटी सी, और वो उसको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करते हैं अंदर से। तो धीरे धीरे वो वीक होने लगती है रॉक और टूट जाती है। हो गई बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग होता है जब स्ट्रेस वगैरह पड़े, स्ट्रेस पड़े रॉक पे। स्ट्रेस किसकी वजह से पड़ सकता है? स्ट्रेस पड़ सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी लग रही हो, या फिर कोई तापमान में चेंज आ रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं। या फिर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो, तो इसी को ही हम बोलते हैं कि उसमें क्या हो रही है, उसमें हो रही है फिजिकल वेदरिंग। इफेक्ट्स क्या होते हैं वेदरिंग के?
तो वेदरिंग के इफेक्ट्स तो होते हैं, जैसे कि ये एक इफेक्ट है जिसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है खासकर लड़कियों ने, ब्यूटी पार्लर में करवाया हो ये चीज़, एक्सफोलिएशन। क्या होता है एक्सफोलिएशन? ब्यूटी पार्लर्स में क्या होता है कि, या फिर घर में भी आई थिंक होता है कि क्रीम वगैरह कुछ ऐसा लगा दिया जाता है, कुछ होता है ऐसा क्रीम टाइप का, और फिर उसको निकाल दिया जाता है। तो उसकी आपकी जो टॉप एकदम लेयर है, हल्की सी स्किन जो है जिसमें कि आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो वो निकल जाते हैं और आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। ये होता है एक्सफोलिएशन। वैसे ही यहाँ पे भी होता है हमारे अर्थ सरफेस में, जो डिफरेंट रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है रॉक्स में, जिसकी वजह से जो ओवरलाइंग रॉक है ऊपर वाली, ये टूट जाती है, गिर जाती है, और अंदर की जो रॉक निकलती है एकदम चमकती हुई निकलती है। इसी को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। अभी CGL 2024 में सवाल आया है स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी पे, एक्सफोलिएशन पे ही हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। मास मूवमेंट, ठीक है, मास मूवमेंट्स, ये भी क्या है, ये एक आपका टाइप है किसका, या फिर एक इफेक्ट है विदरिंग, नॉट टाइप, एक इफेक्ट है विदरिंग का। मास मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने यही देखा था कि प्रोसेस हम डेन्यूडेशन में 3 पढ़ते हैं। एक तो विदरिंग हो गया, हम समझिए विदरिंग कैसे होती है, क्यों होता है, एक इन सितु प्रोसेस है, और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है। मास मूवमेंट क्या है, जब चीज़ें मूव करती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट हमारी अर्थ सरफेस का मूव करता है एकदम से या फिर धीरे धीरे, उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। ये क्यों मूव करता है? ग्रेविटी की वजह से, वो ग्रेविटी की वजह से मूव करता है। ध्यान रखना इस चीज को, वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। वेदरिंग जो होती है इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जब तक वेदरिंग नहीं होगी, रॉक नहीं टूटेगी, तब तक मास मूवमेंट होगा नहीं। मास मूवमेंट का मतलब होता है एक बड़ा सा हिस्सा एकदम से या फिर धीरे धीरे गिर जाए नीचे की तरफ, तो उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। एकदम से मूव कर जाए वो बड़ा सा पार्ट, मास मूवमेंट। अब ऐसा नहीं है कि जब तक उसमें वेदरिंग नहीं होगी तब तक वो मूव ही नहीं करेगा। ये मतलब है वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। तो फिर क्यों मूव करेगा? वो मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी बिहाइंड द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट होते हैं हमारे 2 तरह के, एक तो रैपिड जो एकदम से हो जाए, और स्लो जो धीरे धीरे से हो। रैपिड में क्या आ जाता है? रैपिड में जैसे कि हमारा लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, एवलांश हो गया, अगर बर्फ का टुकड़ा गिर रहा है तो उसको भी हम एक रैपिड मास मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ये सारे हमारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं रैपिड मास मूवमेंट के। जहां पे जैसे मान लो एकदम से बहुत जोर की बारिश हुई, तो एकदम से क्या होता है, लैंडस्लाइड तो आपने देखी होगी, हिली एरियाज में होती है, पहाड़ी इलाकों में, कि एकदम से मतलब एकदम जमीन का टुकड़ा गिर गया। अब लैंडस्लाइड के भी रीजंस होते हैं कई सारे। एक तो ठीक है कि वो ग्रेविटी लग रही, इट इज़ अ मेन फैक्टर, लेकिन हम इसको एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि लैंडस्लाइड को कैसे रोका जा सकता है। तो लैंडस्लाइड को कैसे रोका जा सकता है? एफॉरेस्टेशन करके रोका जा सकता है। फिर लैंडस्लाइड का कारण मेनली क्या होता है? ठीक है, वो तो होता ही है कि ठीक है हिली एरिया, ग्रेविटी लग रही है, रेनफॉल एकदम से जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होने लगती है। लेकिन जिस रेट से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये भी एक कारण है लैंडस्लाइड का। एंथ्रोपोजेनिक रीजन इसको बोलेंगे, यानी कि ह्यूमंस की वजह से जो हो रही है। अब डिफॉरेस्टेशन कैसे एक रीजन है लैंडस्लाइड का? क्योंकि जो हमारी रूट्स होती हैं, जो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, वो जमीन को पकड़ के रखती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं। तो अब क्योंकि आपने पेड़ काट दिया तो वो ढीली पड़ गई, वो एकदम से गिर जाएगी। अर्थ फ्लो, मड फ्लो भी कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे मान लेते हैं ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, एकदम से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ये एकदम वीक हो गया ये पार्ट, और वीक होने की वजह से क्या है, यहाँ पे हो गया सॉइल लिक्विफैक्शन। सॉइल लिक्विफैक्शन क्या होता है? सॉइल लिक्विफैक्शन का मतलब यही होता है कि जो सॉइल है वो थोड़ी सी वीक हो गई है, तो उसी को बोलते हैं सॉइल लिक्विफैक्शन। तो उसकी वजह से अगर वो पार्ट एकदम से जैसे मान लो रोड पे आ गया तो उसको हम बोलते हैं अर्थ फ्लो, ठीक है। स्लो में आते हैं जैसे हमारे क्रीप, सॉलिफ्लक्शन। सॉइल लिक्विफैक्शन अलग है, सॉलिफ्लक्शन क्या होता है? जैसे सॉइल लिक्विफैक्शन तो अर्थक्वेक आने की वजह से भी होता है, वो मैंने वहाँ पे आपको बताया था। सॉलिफ्लक्शन क्या चीज़ होती है? तो सॉलिफ्लक्शन होता है, ये हमें देखने को मिलता है टेम्परेट एरियाज में, शीतोष्ण क्षेत्र में। जब
सॉइल की नीचे की लेयर जिसमें पानी हल्का सा वो जम जाए, यानी कि उसमें एक तरह से बर्फ़ की एक परत चढ़ जाए, तो उसकी वजह से वो क्या है कि जो ऊपर की जो मिट्टी की लेयर है वो और जल्दी स्लाइड करेगी। उसी को बोलते हैं सॉलिफ्लेक्शन, यानी कि हमें टेम्परेट एरियाज में देखने को मिलता है। क्रीप नाम ही क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो जो धीरे धीरे हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जो खंबे वगैरह होते हैं आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो टेढ़े हो जाते हैं, कब टेढ़े हुए पता नहीं, क्योंकि जैसे जो भी वो सॉइल में है, जिस भी पार्ट में है वो सॉइल में, तो क्या धीरे धीरे हल्के हल्के मूव कर रही है, तो उसकी मूव करने की वजह से वो जो पोल है, जो खंबा है, वो हल्का सा, फिर टावर है, वो हल्का सा टिल्ट हो गया उस सॉइल के मूवमेंट की वजह से, धीरे धीरे मूवमेंट की वजह से। तो इसको बोलते हैं स्लो मास मूवमेंट या फिर क्रीप। यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हुई? ये था हमारा इसमें इसको हम पूरा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में ही रखते हैं। डिफरेंस क्या चीज़ निशा आप लेट हो? किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अर्थ फ्लो और मड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है? अर्थ फ्लो मड फ्लो देखो दोनों सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ होती है, सेम तो नहीं, ऑब्वियस बात है, तभी डिफरेंट है। होता क्या है कि जैसे अर्थ फ्लो में सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें इन दी सेंस कि पत्थर वत्थर सारी चीज़ें। मड फ्लो में जो मलबा होता है, मड फ्लो में जो मलबा होता है, जो सॉइल का मलबा होता है, वो बहुत ही फ्लूइड होता है, वेरी फ्लूइड नेचर का होता है। ये उतना फ्लूइड नहीं होता है अर्थ फ्लो में, और इसमें बाकी चीज़ें भी, पत्थर वगैरह भी कंटेंट होते हैं अर्थ फ्लो में। और ये तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हो गया, और कैसे मतलब किस शेप में फ्लो हो रहे हैं, किस शेप में फ्लो हो रहे हैं। जैसे कि अर्थ फ्लो का जो जो थोड़ा सा शेप होता है वो कुछ इस तरह से शेप होता है, ठीक है। मड फ्लो का क्या होता है? मड फ्लो का थोड़ा सा एक बहुत ही ज़्यादा मतलब टर्बुलेंट होता है और ड्रेनेज शेप का होता है मड फ्लो। तो ये बस थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस आपसे अगर पूछेगा तो वो इस तरह से पूछेगा कि भाई रैपिड कौन सा है और इसमें से स्लो कौन सा है, बस, ठीक है। सॉली फ्लक्चुएशन नहीं है शैलेश यादव, ये सॉलिफ्लेक्शन है। सॉलिफ्लेक्शन स्लो मास मूवमेंट होता है, जैसे क्रीप होता है, हमारी सॉइल धीरे धीरे मूव कर रही है क्योंकि बारिश मान लेते हैं हो गई होगी या फिर वो वीक हो गई। सॉलिफ्लेक्शन भी वैसे ही होता है, लेकिन ये टेम्परेट एरियाज में, शीतोष्ण क्षेत्र को देखने को मिलता है, जहाँ की अंडर जैसे जो सॉइल है, सॉइल की जो नीचे वाली लेयर है वो परमानेंटली फ्रोजन है। वो क्या है? वो फ्रोजन है, वो जमी हुई है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉलिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा और फाइनल टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज लैंड फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस एजेंट्स। जो डिफरेंट हमारे एजेंट्स होते हैं, कौन से एजेंट्स? वॉल्केनिज्म क्या होता है? वॉल्केनिज्म सर पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं बता दूं वॉल्केनिज्म यहाँ पे मैंने क्यों नहीं पढ़ाया है, जो ये मैंने आपको बताया वॉल्केनिज्म, क्योंकि वॉल्केनिज्म हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि वॉल्केनो की कैसे निकलता है, अंदर कौन सी रॉक बनती है, प्लूटोनिक रॉक, बाहर कौन सी रॉक बनती है, क्या क्या लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे वॉल्केनोज हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं जितना पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने पढ़ाया नहीं आपको, क्लियर। अभी हम आते हैं लैंड फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस एजेंट्स। तो जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं कौन कौन से, जो अभी मैंने एजेंट्स बताए, जो हमारे एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं, कौन? एक सेकेंड। जैसे कि हमारा रिवर हो गया, जैसे कि ग्लेशियर हो गया, जैसे कि विंड हो गया, जैसे कि हमारी सी वेव्स हो गई, जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मैं पहले ही इसको स्टार्ट करने से आपको ये चीज़ पहले ही बता दूं कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में कुछ लोगों को लगता है, सबको लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है। पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में। जैसे कि CDS वगैरह में जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें 2 लेक्चर मुझे लगे थे सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने में, लैंड फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस एजेंट्स, जो कि आपके लिए मैंने काफ़ी कंसाइज कर दिया है, काफ़ी शॉर्ट कर दिया, बिकॉज उतना नीड यहाँ पे नहीं है हमें। जो CDS और CAPF के लिए भी टारगेट कर रहे हैं कि सर हम CDS CAPF के लिए इस तरह से, तो देखिए हेल्प तो करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं एडवाइस ये करूँगा कि थोड़ा सा उसके बारे में NCERT से जाके फिर किसी भी बुक से हल्का सा डिटेल में, अगर NCERT से हो सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप उसके बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या बने, लेकिन हल्का सा अगर डिटेल में आप पढ़ सकें, जो लोग CDS CAPF इसमें जान के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो SSC के लिए मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना कि आपका आराम से काम हो जाएगा, आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको एकदम
लोड लेके नहीं पढ़ना है, एकदम लाइटली पढ़ना है, ठीक है। पहले जितनी चीज़ें अंदर जाती हैं जाने दीजिए, उसके बाद रिवीजन से अपने आप धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। लोड नहीं लेना क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो विल डू इट। और ये मत समझना कि सर इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है, मैं एकदम सिंप्लीफाई करके और एकदम मैंने उसको शॉर्ट करके ही मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड ड्यू टू रिवर। अब ये लैंड फॉर्म्स होते हैं क्या, पहले वो समझ लेते हैं। देखो ये पानी है, ठीक है, रिवर वाटर है, ठीक, आराम से रिलैक्स होकर एकदम पढ़ना इस टॉपिक को, एकदम रिलैक्स होकर। ऐसा नहीं कि ये तो याद ही नहीं हो रहा, कैसे याद होगा, नहीं नहीं वो सब नहीं, बस रिलैक्स होकर समझने के पर्पज से। अब रिवर वाटर है, ठीक है, ये सबके लिए चीज़ वैलिड होगी जो मैं बता रहा हूँ रिवर वाटर के लिए, ठीक है। ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर, जब भी चलेंगे, जैसे मान लो पानी चल रही है, ठीक है, पानी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है जो ढलान ऐसे क्रिएट हुई है ये पहले से बनी थी क्या रिवर के लिए, पहले से बन गई थी, और कि भाई यहाँ से रिवर एक निकलने वाली है तो पहले से बन जाते हैं, नहीं, वो रिवर ने अपने आप बनाई, तोड़ तोड़ के जहाँ से जा रही है तोड़ेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। जहाँ से नदी जा रही है, ग्रेडियंट है, स्लोप है, ढलान है, तो उसकी वजह से उसमें वेग होगा, वेलोसिटी होगी, और उसकी वजह से वो चीज़ों का इरोजन करेगी। अब ये इरोजन रहा आपका, ये रहा इरोजन, इरोजन है ट्रांसपोर्टेशन। तो वेदरिंग क्या है, टूट रहा है वहाँ पे, मास मूवमेंट गिर रहा है, अब गिर के पड़ा हुआ है, उसको उठा के ले कौन जाएगा, ये ले जाएगा, इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। इसके पीछे की एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि फिजिक्स में आती है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे समझ लो, जब कोई चीज़ चलती है, जब कोई चीज़ मूव करती है, तो उसमें जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, तो वो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ग्रेडियंट है, क्योंकि इसमें स्लोप है, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कि मूव करेगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से क्या करेगी, इरोजन करेगी। क्या करेगी, इरोजन। और इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनेंगे उनको बोलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हिंदी में अगर बात करें तो अपरदनात्मक लैंडफॉर्म्स बोलेंगे इनको, ठीक है, अपरदनात्मक भू आकृतियां बोलेंगे। अब जिन चीजों को तोड़ा फोड़ा है इसने, उसको कहीं ले जाके इकट्ठा भी तो करेगी, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, या फिर क्या बोलेंगे हिंदी में, निक्षेपण भू आकृतियां। ऐसे ही सबके साथ है, ग्लेशियर भी तोड़ेगा फोड़ेगा, उसको इरोजन लैंडफॉर्म बोलेंगे, उन्हीं चीज़ों को डिपॉजिट करेगा कहीं पे जाके, तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स, विंड, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर। तो वही बस हम पढ़ने वाले हैं कि किन चीज़ों को तोड़ता है, और जब चीज़ों को तोड़ता है तो उसकी वजह से जो भू आकृति बनती है, जो लैंडफॉर्म बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे अब जो हमारी रिवर्स हैं, जैसे ये यहाँ से माउंटेन से निकल रही हैं, ग्लेशियर्स इनका मान लेते हैं सोर्स हैं, जैसे जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, तो हिमालय से निकल रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई में स्थित है, हमारे जो हमारे माउंटेन्स हैं, तो जब ये रिवर यहाँ से निकलेगी, तो जब क्योंकि निकलेगी तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, स्लोप होगा, ढलान होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो इरोजन होगा, बहुत ज़्यादा इरोजन होगा। फिर नीचे जब आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। अब जो हमारी रिवर वाटर, जो हमारी रिवर ये होती है, इसकी ये पूरी जो एज होती है, फिर पूरी स्टेज होती है, उनको हम 3 एजेस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला वाला जो इसका स्टेज होता है उसको हम यूथफुल स्टेज बोलते हैं, यानी जब अपने ये जवानी में होती है। और जब कोई जवानी में होता है तो उसका जो वेग होता है, जो इंटेंसिटी होती है, वो बहुत तेज होती है। तो हमारी रिवर की इंटेंसिटी सबसे तेज कब है, जब वो निकल रही है माउंटेन से, ग्लेशियर जहाँ इसका सोर्स है, तो जब वो निकल रही है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो हो रही है, तो उसको हम यूथफुल स्टेज बोलते हैं। जब ये ग्रेडियंट से जस्ट फ्लैट प्लेन्स में आती है तो इसको हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज। और जब ये अपने अंतिम स्टेज में आती है तो इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज, ठीक। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर जो लैंडफॉर्म है, भू आकृति है, रिवर वाटर की के द्वारा क्रिएट की गई, ये किस स्टेज में बनती है, यूथफुल में, मैच्योर में कि ओल्ड में, इस तरह से पूछता है। तो पहले तो हमें ध्यान रखना है, या फिर आप आराम से समझ सकते हैं कि जब वो यूथफुल स्टेज में होगी तो जिस चीज़ों को ज़्यादा तोड़ेगी फोड़ेगी, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं, तो इरोजनल लैंडफॉर्म ये बनते हैं, जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली, ये इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैली, ठीक है। आप देख रहे हैं वी आकार की घाटी है, वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये वी शेप्ड वैली हो गई, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। इसी तरह की अगर ये तो वी शेप की हो गई, लेकिन अगर खड़ी चट्टानें होती हैं दोनों साइड पे, स्टीप वॉल्स होती हैं दोनों साइड पे, ये तो वी शेप में है ना,
लेकिन अगर स्टीप वॉल्स होंगी, ऐसे एकदम सीधी चट्टानें होंगी, तो उसको हम बोलते हैं गॉर्जियस। गॉर्जियस नहीं, गॉर्जियस, GORGES। और अगर कुछ इस तरह से होगा, अब इसका में तो क्या टॉप और जो बॉटम है वो एकदम सेम पैरेलल है ऑलमोस्ट, अगर कुछ इस तरह का बनेगा तो उसको हम बोल देते हैं कैनियंस। ठीक है, इसमें क्या होती है थोड़ी सी इस तरह की, नहीं टॉप जो होता है वो नैरो होता है और जो बॉटम होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, तो वी शेप्ड वैली, गॉर्जियस और कैनियंस, ये क्या है? ये है आपका वाटरफॉल। वाटरफॉल जो झरना होता है वो भी आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर। एंट्रेंच्ड मियांडर, मियांडर अभी हम देखेंगे मियांडर क्या होता है। मियांडर जब कोई भी जब नदी होती है बहुत ऐसे स्नेक के शेप में चलती है, घुमावदार आकृति में, तो उसको मियांडरिंग बोलते हैं। ये क्या है जो यहाँ पे क्रिएटेड है? तो ये देख रहे हैं आप, तो ये इस तरह से सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिवर टेरेसेस। सिर्फ आपसे नाम ही पूछेगा कि भाई इरोजनल कौन सा है और डिपोजिशनल कौन सा है, ये हो गया। अब जब हमारा पानी गिरता है झरने से, वाटरफॉल से, तो जहाँ पे गिरता है तो ऑब्वियस बात है गड्ढा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऊपर से गिरता है। कहीं पे भी आप जाइए, वो किसी भी वाटरफॉल में, जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही बार में वाटरफॉल मैंने देखा है, वो है हिमाचल का भागसुना वाटरफॉल है शायद उसका नाम, भागसुना, हाँ। तो वहाँ पे क्या, कहीं पे भी आप देखोगे तो एकदम गड्ढा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वाटर गिर रहा है ना कॉन्टिन्यूसली, तो उसको बोल देते हैं प्लंज पूल। बीच बीच में इसके रास्ते में जैसे मान लेते हैं बड़ा सा पत्थर आ गया, तो जब पानी आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी आएगा तो पानी कुछ इस तरह से गिरेगा, इस तरह से गिरेगा, इस तरह से गिरेगा, तो यहाँ छोटा सा गड्ढा हो जाएगा, तो उसको बोल देते हैं पॉट होल। जैसे हमारे रास्तों में नहीं होते हैं, रोड में पॉट होल होते हैं, तो बस रिवर के रास्ते में जो बन रहा है पॉट होल, पॉट होल, प्लंज पूल, ये क्या है? ये भी इरोजन लैंडफॉर्म हो जाएंगे। अब आ जाते हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म में। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म क्या है? तो सिंपल सी बात यह है कि जब रिवर अपने मेच्योर और ओल्ड स्टेज में आएगी तभी चीज़ों का डिपोजिशन करेगी, जमाव करेगी, क्योंकि अभी तक ग्रेडियंट में थी, स्लोप में थी, तो ढलान की वजह से सारी चीज़ें, जो मलबा था वो इसके साथ चला चला आ रहा था, लेकिन जैसे स्लोप में आया, ग्रेडियंट खत्म हो गया, स्लोप खत्म हो गया, तो अब ये फ्लैट में जो है पूरे मलबे को जमा करेगा। ठीक, तो उसमें से एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ये एलुवियल फैन, एलुवियल पंखा। अब ये पंखा कैसे बनता है? अब देख रहे हैं स्लोप था, मलबा आ रहा था, एकदम से जैसे फ्लैट सरफेस आई तो पूरा मलबा यहाँ पे डिपॉजिट हो गया पंखे के शेप में। सर ये पंखा तो लग नहीं रहा कहीं से। बेटा हाथ वाले पंखे की बात हो रही, याद करो जो तुम अपने गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों की छुट्टी में मामा के यहाँ जाते थे, तो तुम्हारी नानी यही वाला पंखा निकाल के तुमको देती थी, जिसको तुम बिजना बोलते थे, और उसको फिर चला लेते, तो वैसा टाइप ही पंखा है ये एलुवियल फैन। ठीक है, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं लेवी। अब ये कैसे बना होगा वो समझो, ठीक है, बस आराम से समझना है। वैसे तो मैं बताने को बता दूँ कि लेवी मतलब लिख सकता था इरोजनल यही हैं और डिपोजिशनल यही हैं, लेकिन पिक्चर्स मैंने इसीलिए लगाई कि सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम स्टोर हो जाए। अब जब बाढ़ का टाइम होता है, जैसे अभी जून जुलाई अगस्त का टाइम था, गुजरात वगैरह एरियाज में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है ना, तो एकदम से जैसे ये रिवर है, अब जब बाढ़ का समय होगा तो रिवर का मुंह चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा बढ़ गया इसमें, तो रिवर ऐसे ऐसे फ्लो हो गया। अब रिवर का मुंह चौड़ा हो गया तो रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, रिवर यहाँ तक आ गई है, पानी यहाँ तक आ गया है। आपके गांव में भी होता होगा, जैसे आपके गांव की जो नदी है तो होती होगी, वो जैसे जब बारिश होती होगी एकदम से फैल जाती होगी और आपके घर तक हो सकता है पानी आ जाता हो। जैसे हमारा जो घर है गाँव में, तो वो क्या है कि वो नदी के पास में है, तो वहाँ तक मतलब नदी कभी कभी आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो जब वहाँ तक नदी आ जाएगी और जब फिर से रिसीड कर जाएगी, वापस अपने नेचुरल पाथ पे चली जाएगी, जो उसका प्रीवियस पाथ था, ओरिजिनल पाथ था, तो वो कुछ चीज़ें डिपॉजिट भी तो यहाँ पे कर जाएगी। जो नदी से के बहाव में चीज़ें आई होंगी वो तो यहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगी। इन्हीं को बोलते हैं लेवीज। समझ गए? तो लेवीज हो गया, एलुवियल फैन हो गया, ये क्या है? डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। क्लियर? ये ऑक्सबो लेक क्या है? और यहाँ पे ये जो चीज़ ये हो रहा है इस तरह से, जो नदी, ये जो रिवर है इस तरह से ये कर रही है, इसको बोलते हैं मियांडरिंग। इसको बोलते हैं रिवर की मियांडरिंग। तो मियांडरिंग क्या होती है? तो मियांडरिंग होती है जब हमारी रिवर स्नेक के शेप में चलती है, जब रिवर कुछ इस तरह से चलती है, ऐसे घुमावदार घुमावदार इस तरह से चलती है, उसको मियांडरिंग बोलते हैं। क्यों चलती है ऐसा? क्योंकि वो अभी फ्लैट प्लेन में है। वो क्या है? अभी फ्लैट प्लेन में है और उसमें बहुत ज़्यादा मलबा है, तो वो ऐसे 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 करके ही चलेगी, क्योंकि उसमें स्पीड नहीं है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे चल सके। और जब ये ऐसे घूम घूम के चलेगी, यहाँ पे समझना,
जब ऐसे वो घूम घूम के रिवर, जैसे ये रिवर है, ठीक है, ऐसे घूमना स्टार्ट हुआ, घूमना स्टार्ट हुआ, घूमना स्टार्ट हुआ, फिर और ज़्यादा घूमी, और ज़्यादा घूमी, और ज़्यादा घूमी, और ज़्यादा घूमी, और ऐसे जब घूमेगी तो ये मिल जाएगी, ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे, आप देखिए। और जब ये मिल जाएंगे तो जो नदी है वो अब वहाँ से घूम के नहीं जाएगी, वो अब सीधे यहीं से फ्लो होगी, ठीक है। वो क्यों घूमेगी, वो सीधे ही अब डायरेक्ट फ्लो होगी यहाँ से। तो ये जो पार्ट है ना, ये कट ऑफ हो जाएगा इस पूरी मियांडरिंग से। इसी को बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। ये भी आपका एक तरह का डिपोजिशनल लैंड फॉर्म ही है, जो कि किस स्टेज में बनता है, मोस्टली ओल्ड स्टेज में बनता है। कहीं कहीं पे मेच्योर स्टेज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रिवर की मियांडरिंग है वो मेच्योर स्टेज में ही शुरू हो जाती है और ओल्ड स्टेज तक चलती है। तो ओल्ड स्टेज में ही ऑक्सबो लेक बन जाते हैं। जैसे कि बिहार में एक कबरताल करके, कबरताल झील उसको बोलते हैं, कबरताल लेक। तो ये जो कबरताल है ये आपका ऑक्सबो लेक है, और वन ऑफ द एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इसको कंसिडर किया जाता है। जब रिवर आती है फाइनली, पूरा मलबा, पूरा जो अपना डिपॉजिट है उसको एक जगह इकट्ठा कर देती है, तो कुछ इस ट्रायंगुलर शेप में इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं डेल्टा, रिवर का डेल्टा या फिर रिवर का माउथ, ठीक है। तो रिवर अपने माउथ पे पूरा डेल्टा इकट्ठा कर देती है, और ये भी क्या है, डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, जो कि इसके ओल्ड स्टेज में बनता है। तो यूथफुल स्टेज में इरोजनल फीचर्स डोमिनेटिंग थे, जैसे कि आपके वी शेप्ड वैली, गॉर्जियस, कैनियंस, वाटरफॉल, एंट्रेंच्ड मियांडर। एंट्रेंच्ड मियांडर, मियांडर में क्या अंतर है? नॉर्मल मियांडरिंग है कि भाई नदी ऐसे ऐसे चल रही है। एंट्रेंच्ड मियांडर क्या है कि अपने जहाँ पहाड़ों में ही, यानी ऊपर में ही, जहाँ से अभी इसका उद्गम हुआ है, वहीं पे अगर इसको पहाड़ों को काटते हुए घूम रही है तो पहाड़ों में एक आकृति बन जाती है। इसी को ही हम, इसी चीज़ को ही बोलने लगते हैं एंट्रेंच्ड मियांडरिंग। वैसे तो मियांडरिंग मैच्योर टू ओल्ड स्टेज में है, लेकिन एंट्रेंच्ड मियांडरिंग जो है ये यूथफुल स्टेज में दिखने लगती है। ये जो रिवर टेरेसेस बन गए हैं, क्योंकि जैसे रिवर जब फ्लो होती है तो इस तरह से ये लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, इसको रिवर टेरेसेस बोलते हैं। पॉट होल, प्लंजी पुल्स, ये सब क्या होते हैं? इरोजन लैंडफॉर्म्स। वहीं अगर बात करें, एलुवियल फैन हो गए, लेवीज हो गए, ऑक्सबो लेक हो गए, डेल्टा हो गया, ये सब हमें देखने को मिलते हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स के तहत। और ये मोस्टली बनते हैं, जैसे कि डेल्टा की अगर बात करें और ऑक्सबो लेक की बात करें, तो ये ओल्ड स्टेज में बनते हैं। एलुवियल फैन तो ये ऊपर ही बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि जहाँ से जैसे ही नदी एकदम से नीचे आई तो पूरा मलबा यहाँ इकट्ठा कर दिया, इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। अब देखेंगे जो ग्लेशियर की वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से लैंडफॉर्म है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? मलबा मीन्स मड, यस इट इज़ मड। 1 मिलियन होने वाले हैं फेस रिवील। प्लेग लेक नहीं बोलते उसको, प्लंज पूल बोलते हैं उसको। मलबा इन इंग्लिश, मलबा इंग्लिश में बोलते हैं मड। मड दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे? मड, हाँ मड होता ही है, ठीक है। डेल्टा वर्सेस ईश्वरी, अभिनव मिश्रा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब रिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए समझ लो, डेल्टा होता है जैसे मलबा इकट्ठा, तो मलबा जैसे हम ये पढ़ेंगे जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर आपने पढ़ा होगा अगर तो, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, जो हमारी वेस्ट की साइड फ्लो करती हैं नदियाँ, वो ईश्वरी ज्वारबद्ध उन्मुख बनाती। कारण उसका ये होता है कि पहली बात तो ये रिफ्ट में फ्लो होती हैं, तो उतना ज़्यादा सिल्ट, जैसे ये क्या मलबा सिल्ट, ठीक है, तो सिल्ट ये लेके नहीं जाती हैं क्योंकि रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही हैं। और ठीक है, थोड़ा बहुत लेके जाती भी हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये जो कोस्ट है ना, कोस्ट जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये इतना ज़्यादा म्यूटिलेटेड है कि यहाँ पे प्रॉपर डिपोजिशन की साइट ही नहीं मिल पाती रिवर को, तो पूरा यहीं पे रिवर में वो समा जाता है, तो प्रॉपर हमें डेल्टा दिखता नहीं है कहीं पे, तो उसी लैंड फॉर्म को ईस्टरी बोल दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा वाइड है, आराम से अच्छे से डिपॉजिट होता है डेल्टा, और क्योंकि बड़ी लंबी बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, तो यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं वो, और जो वेस्ट में फ्लो होती हैं वो ईस्टरी बनाती हैं। अब आते हैं ग्लेशियर में। तो जो हमारे ग्लेशियर हैं, जैसे यहाँ से ग्लेशियर चलना स्टार्ट हुआ होगा, तो देखिए मूव किया, तो देखिए किस तरह का यहाँ पे एक आकृति क्रिएट हो गई। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे ऐसा खड़ी नहीं, आपके रिज टाइप बन गई है ये, है ना, अड्डी इसको बोल सकते हो आप, ये क्रिएट हो गया। तो ये भी क्या, ये भी एक भू आकृति, मतलब ये भी एक आकृति बन गई है। तो इनको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। तो ग्लेशियर की अगर मैं बात करूँ तो इनका बहुत ही मास होता है, बहुत ज़्यादा ये भारी होते हैं ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जब चलना स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ से ये जो लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाली जो चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं सर्क। कैसे याद रख लेंगे? सरक के इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, सर्क क्रिएट कर दिया। सरक के यहाँ पे आएंगे, सरक के ये भी यहाँ पे आएंगे, सरक के ये भी यहाँ पे आएंगे। तो ये बीच वाला जो है, बीच में इस तरह से,
ठीक है, एलिवेटेड पार्ट बन जाएगा, जिसको हम हिंदी में अड्डी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोलचाल की। तो इसको वैसे हम टर्म देते हैं एरीट। क्या बोलते हैं? एरीट, या फिर सिरेटेड रिज बोलते हैं, सिरेटेड रिज के नाम से जानते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। और यहाँ पे जो एकदम टॉप, जो इसका एकदम टॉप होता है उसको हॉर्न बोलते हैं। तो सरक 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 के बन गया सिरेटेड रिज या फिर एरीट और हॉर्न। ये टार्न क्या होता है? ये एक तरह का लेक होता है। जैसे यहाँ पे इस तरह से गड्ढा क्रिएट हो गया, यहाँ पे अगर पानी भर जाएगा तो उसको बोल देते हैं टार्न लेक। ठीक, तो अब यहाँ से ग्लेशियर एक आया होगा, यहाँ से ग्लेशियर 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 आया होगा, सारे ग्लेशियर यहाँ पे मिल गए होंगे। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा एकदम मलबा फ्लो हो रहा होगा, बहुत बड़ा ग्लेशियर का मास फ्लो हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वैली बन जाएगी यू शेप की। कैसी शेप की? यू शेप की वैली बन जाएगी। और ये बन गई हैंगिंग वाली, लटकती हुई वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मास का होगा एज कंपेयर टू ये जो छोटी छोटी वैलीज क्रिएट हुई हैं। जो छोटी छोटी वैली क्रिएट हुई, यहाँ से आया है तो यहाँ से तो छोटे छोटे ग्लेशियर आ रहे थे, यहाँ से एकदम से सब मिल गए तो बड़ा बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे से क्या करेगी, नीचे से ज़्यादा, यहाँ से नीचे ज़्यादा इरोजन परफॉर्म करेगी। नीचे को जो नीचे है खरोंच ज़्यादा मारेगी, ऐसे समझ लो। तो नीचे ज़्यादा तक वो डेप्थ तक जाएगा, तो ये ऐसा प्रतीत होंगी, ऐसा लगेगा कि ये लटक सी रही हैं ये वैलीज ऊपर, तो इसलिए इनको हैंगिंग वैली बोल देते हैं। ये कौन सी मेन वैली क्या है? ये यू शेप्ड वैली है। तो अगर हम इरोजन लैंडफॉर्म्स की अगर बात करें ग्लेशियर में, तो इरोजन लैंडफॉर्म में क्या आ जाएंगे? एक तो हमारा सरक सरक के सर्क बन गया, और क्या बना था? एरीट बना था, सिरेटेड रिज, वही ठीक है, सिरेटेड रिज, हॉर्न बना था, ठीक है। ये क्या हो गया? इरोजनल। अब डिपॉजिट क्या होगा? तो जब ये यहाँ से आएगा, ठीक है, जो ग्लेशियर आएगा तो क्या करेगा? बहुत सारी चीज़ों को डिपॉजिट, मतलब अपने साथ लेता हुआ आएगा। और जब लेता हुआ आएगा तो अंदर ही अंदर, यानी कि ग्लेशियर के नीचे ही ऐसे करके चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे लाइन लाइन करके डिपॉजिट हो जाएंगे। उनको हम बोलते हैं एस्कर, ठीक है। याद ऐसे कर लो, रिस्कर, रिस रिस के धीरे धीरे जो अंदर ही अंदर ग्लेशियर का जो पानी है, अंदर ही अंदर नीचे नीचे रिस कर एस्कर बना दी उसने, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे अगर एकदम से थोड़ी सी चीज़ डिपॉजिट हुई ग्लेशियर की वजह से, तो और चीज़ डिपॉजिट होगी, और डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होगा। तो ऐसे ड्रम लाइक शेप की या फिर ओवल शेप की एक आकृति बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रमलिन। ये कैसी आकृति होती है? ओवल शेप की होती है। जैसे ये एस्कर है, ऐसे लाइन लाइन से डिपॉजिट हो रही है। मान लो हल्का सा ग्लेशियर के अंदर ही क्या हुआ कि चीज़ डिपॉजिट हुई, थोड़ा और चीज़ डिपॉजिट होगी, थोड़ा और चीज़ डिपॉजिट होगी, तो इस तरह का ये पूरा लैंडफॉर्म बन जाएगा, जिसको कि ड्रमलिन बोलते हैं, ओवल शेप का होता है। और मोरेन्स होते हैं हमारे, और आउट वॉश प्लेन्स, ठीक है, आउट वॉश प्लेन्स। और अगर ट्रिक की ज़रूरत पड़े तो ऐसे याद कर लो कि भाई मुरैना के लोग हैं, मुरैना जगह पड़ती है यूपी में, तो वहाँ के लोग इश्क में ड्रम बजा रहे हैं प्लेन्स पे खड़े होके, ऐसे करके, ठीक है। तो आउट वॉश प्लेन्स हो गए, मोरेन्स हो गए। तो मोरेन्स क्या होते हैं? ये साइड साइड में जो डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, इनको हम बोलते हैं मोरेन्स। क्लियर? ग्लेशियर, इरोजन, सर्क, अरीट, सिरेटेड रिज और हॉर्न, डिपोजिशन की वजह से एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन और आउट वॉश प्लेन। अगर कभी पूछ लीजिए जॉर्ड क्या चीज़ होती है, तो होता क्या है कि जब ग्लेशियर हमारा आगे जाएगा तो कहीं पे भी अगर समुद्र है आसपास, तो अगर सी वाटर एंटर कर जाएगा उसकी वैली में, या फिर कहीं पे मान लेते हैं कि कोई गड्ढा क्रिएट किया, इस तरह से वैली क्रिएट किया, गड्ढा क्रिएट हुआ, वहाँ पे अगर समुद्र का पानी भर जाता है, सी वाटर भर जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉर्ड, सी वाटर एंटरिंग इनटू ग्लेशियल वैली। बस ऐसे समझ लो, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉर्ड, जहाँ पे जो समुद्र का पानी है, सी वाटर, ये वैली में घुस गया, ये गड्ढे में कहीं पे इस तरह से क्रिएट किया गया इरोजन लैंडफॉर्म, उसमें एंटर कर गया, उसको बोलते हैं जॉर्ड। अब आते हैं ग्राउंड वाटर के द्वारा क्रिएट किए गए लैंडफॉर्म्स। तो ग्राउंड वाटर जो होता है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी चलता है धीरे धीरे, जो सीपेज हो जाता है जिसका, वो भी अंदर क्या है, अंदर से धीरे धीरे रॉक को, चट्टान को वीक बनाता रहता है। अच्छा बताइए, कौन सी टाइप ऑफ रॉक में आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं? अब ये कुछ यूँ होता है जैसे आपने देखा होगा कहीं पे मिट्टी धंस जाती है, सुना आपने, मिट्टी धंस गई। कब होता है यूजुअली? जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तब हमारी मिट्टी जो होती है वो धंस जाती है नीचे। क्यों धंस जाती है? क्योंकि जब बारिश हुई तो नीचे पानी चला गया, और जब पानी चला गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, यहाँ पे हल्का हल्का उसको वीक कर दिया, जिसकी वजह से वो मिट्टी धंस जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पानी अंदर गया और इसने इतने पार्ट को
मतलब एकदम खाली कर दिया यहाँ पे, एकदम मिला लिया, ठीक है। तो उसकी वजह से होगा क्या, अगर ये चीज़ कोलैप्स कर जाएगी तो एकदम से बहुत ज़्यादा धंस जाएगी। बस ऐसे ही इन्हीं चीज़ों को हम बोल देते हैं क्या, सिंक होल्स। क्या बोल देते हैं, सिंक होल बोल देते हैं इन्हीं को, ठीक। सिंक होल ये जैसे आप यहाँ पे क्रिएट हुए सिंक होल, ये सिंक होल अगर आपस में मिलने लगे, जैसे ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, तो इस तरह का बड़ा लंबा सा होल बन जाएगा, लंबे लंबे होल बन जाएंगे। इनको बोलते हैं ऊवलास। सिंक होल या फिर डोलाइन, सिंक होल और डोलाइन एक ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो ये अगर मिलने लगते हैं आपस में तो ये ऊवलास बना देते हैं। लेपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट क्या होते हैं, तो देखिए जो ग्राउंड वाटर के द्वारा क्रिएट किए गए लैंडफॉर्म्स हैं, ये वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जहाँ की जो रॉक होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है। रॉक काफ़ी सॉफ्ट होती है। और कौन सी रॉक सॉफ्ट होती है, तो लाइमस्टोन हो गई, ये काफ़ी सॉफ्ट है। जो कि कैसी रॉक होती है, सेडिमेंट्री, जो कि अभी मैंने आपसे पूछा था किस रॉक में फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जीवाश्म, तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। तो लाइमस्टोन हो गई और डोलोमाइट रॉक हो गई। इन रॉक में क्या होता है, ये रॉक इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि ये जब पानी इनमें सीप करता है तो ये उस पानी में डिजॉल्व होने लगती है धीरे 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 धीरे। और इसकी वजह से होता ये है कि यहाँ पे ऊपर जो भू आकृति बनती है, ऐसे अब वहाँ पे मैंने लगाया नहीं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे शायद, सॉरी यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया हूँ। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो ऊपर की रॉक होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इरोजन क्रिएट हो जाता है, मतलब कि अजीब सी आकृति बन जाती है। उसको नहीं होगा तो मैं नोट्स में इसको अटैच करवा दूंगा, इस पर्टिकुलर पिक को। इसको बोल देते हैं लाइम्स, इसको बोलते हैं लेपीज। ऐसे 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 करके आकृतियाँ बन जाती हैं ऊपर, क्योंकि ये जो चट्टान है लाइमस्टोन है, जब पानी पड़ता है तो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, डिजॉल्व होने लगती हैं। तो इस तरह से लेपीज बन जाती हैं। और जब बहुत ही वाइड एक्सटेंसिव एरिया में, एक क्षेत्रफल में ऐसी बहुत सारी लेपीज बन जाती हैं तो उसको लाइमस्टोन पेवमेंट बोल देते हैं। अब ये जो पानी है नीचे सीप करेगा, जिस चीज़ को इसने तोड़ा है, जो भी मैंने बोला घोला है, उसको अंदर लेके जाएगा। लाइमस्टोन और डोलोमाइट को इसने क्या किया है, घोला है काफ़ी, तो ये चीज़ को अंदर लेके जाएगा। और जब अंदर लेके जाएगा तो धीरे धीरे पानी के साथ ये क्या है, टपकेगा नीचे। जो पार्ट टपक जाएगा नीचे, ऐसे करके खड़ा हो जाएगा टावर शेप में, इसको बोलेंगे स्टैलेगमाइट। जो टपक नहीं पाया, जो ऊपर ही ऊपर जम गया इस पर्टिकुलर इस सीलिंग में, सीलिंग में ही अगर जम गया तो उसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। ये लिखा हुआ है स्टैलेक्टाइट, STALACTITE, स्टैलेक्टाइट। और नीचे स्टैलेगमाइट। याद कैसे रख लेंगे, अगर आपको भूलने में मतलब अगर आप भूल सकते हैं तो, कि ऊपर सीलिंग से कौन लटक रहा है तो स्टैलेक्टाइट। कैसे याद रखेंगे कि ये ऊपर से लटक रहा है तो इसको टाइट पकड़ना पड़ेगा, टाइट नहीं पकड़ेगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर जाएगा। और स्टैलेगमाइट जो नीचे से रेज हो रहा है ग्राउंड से। अब कभी कभी होता ये कि दोनों मिल जाते हैं आपस में, क्या होंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको बोलते हैं पिलर, खंभा, ठीक है। तो ये पिलर, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट और पिलर, ये क्या है, डिपॉजिट होने की वजह से बने। सिंक होल, डोलाइन, लेपीज, उवाला और लाइमस्टोन पेवमेंट ये इरोजन की वजह से बने। अब आते हैं सी वेव्स के द्वारा, यानी कि जो हमारी समुद्री वेव्स होती हैं उसके द्वारा क्रिएट किए गए लैंडफॉर्म्स। ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके ये। तो जो हमारी समुद्र की वेव्स होती हैं, तो वेव्स क्यों चलती हैं, तो वेव्स के क्या कारण होते हैं हम पढ़ चुके हैं। एक तो भाई हवा चल रही है, तो हवा की वजह से वेव चल सकती है, ठीक है। हवा की वजह से वेव चल सकती है। वेव टाइड की वजह से चल सकती है कि नहीं, टाइड की वजह से भी वेव आ सकती है। सुनामी की वजह से भी वेव आ सकती है, लेकिन ये बहुत ही भयंकर वेव होती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वेव होती है, कब बहुत ही रेयर आती है। जब भूकंप, सुनामी कब आती है, और सुनामी का मतलब क्या होता है इसका, तो सुनामी तब आती है जब भूकंप का हाइपोसेंटर समुद्र के अंदर होता है तब। और ये जापानीज टर्म है जिसका मतलब हार्बर वेव्स होता है। तो वेव्स इन चीज़ों की वजह से आ सकती हैं। अब जब वेव्स आती हैं तो क्या होता है, नॉर्मल सा अगर हम समझें तो एकदम बेसिक सा, छोड़ो क्लिफ लिफ जो लिखा हुआ है भाई, अगर वेव्स ऐसे चलती हैं तो ये सैंड डिपॉजिट कर देती हैं, यहाँ पे सैंड डिपॉजिट कर देती हैं। और इसी वजह से क्या बन जाता है, बीच बन जाता है हमारा। इसी वजह से क्या बन जाता है, बीच बन जाता है, ठीक। यहाँ पे चट्टान है, मान लेते हैं समुद्र में चट्टान है, वेव्स चलेंगी तो इस चट्टान को क्या, ऐसे चट्टान को सारी साइड से तोड़ देंगी और चट्टान ऐसे खड़ी चट्टान ऐसे बन जाएगी, ऐसे खड़ी चट्टान बन जाएगी। इसको सी स्टैक बोल देते हैं, सी स्टैक बोल देते हैं, ठीक है। अब इसी सी स्टैक में जरा समझना, ठीक है। जैसे ये सी स्टैक है, मैं इसको पूरा भर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। मान लो कि ये सी स्टैक है पूरा, ये आपका एक सी स्टैक है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, और मान लेते हैं कि इसमें क्या है कि और इसके अंदर अंदर अब वेव्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका अंदर का पार्ट जो है ऐसे खोखला हो जाएगा, और जब खोखला हो जाएगा तो ऐसे आर्क शेप कुछ बन जाएगा, ये आर्क शेप बन जाएगा। इसको बोलते हैं सी आर्च, इसको बोलते हैं सी आर्च।
जब अंदर का पार्ट खोखला हो जाता है और ऐसे बस आर्च सा बनता है, उसको सी आर्च बोलते हैं। बीच तो आप समझ ही गए। क्लिफ क्या है? खड़ी चट्टान। कोस्ट में ये जो खड़ी चट्टानें आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं सी क्लिफ बोलते हैं इनको। तो आप समझ गए क्लिफ क्या है, स्टैग क्या है, आर्च क्या है, केव क्या है, गुफा। गुफा कैसे बनती है? तो जैसे ये क्लिफ है, क्लिफ में ऐसे वेव चली तो हल्का सा गड्ढा हो गया, और वेव चली और गड्ढा हो गया, और चली तो और अंदर तक वो पानी गया, तो उसकी वजह से खोखला हो जाता है अंदर, वहाँ पे गुफा बन जाती है। और फिर वहाँ गोवा के बीच की गुफा में जाके आप आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है फ़ायदे होते हैं गुफाओं के। तो इरोजन की वजह से क्लिफ बन गई, खड़ी चट्टान, स्टैक बन गया, उसकी वजह से आर्च बन गया, और केव्स वहीं पे बन गई। बीच आप समझ गए। सैंड ड्यून क्या होता है? क्या क्या है यहाँ पे? सैंड ड्यून है, बार्स है, बैरियर और स्पिट है। तो यहाँ पे स्पिट क्या होता है? तो ये कोस्ट है, सी कोस्ट है, तट है। तट से ही जुड़ा एक ऐसा लंबा सा डिपॉजिट अगर हो जाता है, किसका? यही रेती वगैरह का, तो इसको बोलते हैं सैंड का, तो उसको सैंड स्पिट बोलते हैं। अगर 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 ये डायरेक्टली अटैच्ड ना हो, अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड ना हो तो उसको बोलते हैं बार। जैसे कि यहां पे ऐसे करके एक ऐसे सैंड का डिपोजिशन हो गया, क्या ये कोस्ट से जुड़ा हुआ है? ना, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बार। ये क्या है? ये यहां पे, इसको हटाता हूं मैं। यहां पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहां पे क्या हो गया, एक मतलब लगून क्रिएट हो गया। लगून होता है कि भाई समुद्र किनारे बनते हैं लेकिन सेपरेटेड हैं किसी चीज से, किसी चीज से सेपरेटेड हैं, इसको ही बोलते हैं बैरियर। ये बैरियर बना हुआ है इस लेक के बीच में और समुद्र के बीच में। ये जो है ये बैरियर बना हुआ है, ये बैरियर है, इसको बोलते हैं बैरियर। तो बैरियर बना हुआ है लेक और सी के बीच में, इसको बैरियर बोलते हैं। तो बार्स भी समझ गए, बैरियर भी समझ गए, स्पिट भी समझ गए। स्पिट क्या होता है? जैसे ये कोस्टल सैंड ड्यून है, इसी से ही अटैच्ड है, अगर मान लो ऐसा टाइप ड्यून है तो उसको स्पिट बोल देते हैं। इसी के मतलब ये कोस्ट है, ठीक है, तट है, तट के ही किनारे ऐसे अलग सा बन गया, उसको बार बोल देते हैं अलग से, जैसे चौको बार होती है हमारी। और अगर मान लेते हैं कि लेक है ऐसा करके कोई, ठीक है, और यहाँ समुद्र है, तो इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको बैरियर बोलते हैं। और नॉर्मली जो ड्यून्स क्रिएट होते हैं सैंड की वजह से, उसको सैंड ड्यून्स, ये सब डिपोजिशन की वजह से। आखिरी पे आते हैं, दैट इज विंड की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं? हवा की वजह से। तो हवा की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको हम एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये मोस्टली डेजर्ट्स में बनते हैं, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है कि बहुत ही कम लोग रहते हैं डेजर्ट्स में, और डेजर्ट्स में जब कम लोग रहते हैं तो विंड की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पीड क्यों ज़्यादा होती है वहाँ पे? जैसे कि हमने नेचर में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द विंडीएस्ट प्लैनेट। विंडीएस्ट प्लैनेट इसलिए है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कोई रिलीफ फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो हवा का जो स्पीड होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो विंड की काइनेटिक एनर्जी इन दी डेजर्ट बहुत ज़्यादा होती है, और सैंड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सैंड को एक जगह से उठाएगा, कहीं डिपॉजिट करेगा वो विंड। तो इसकी वजह से विंड के जो लैंडफॉर्म्स हैं मोस्टली हमें डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये चट्टान है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स में, तो डेजर्ट में जो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका नीचे वाला पार्ट जो है इसको खोखला इस तरह से कर देगा, और यहाँ पे इस तरह शेप की रॉक बन जाती है, इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। डिफरेंट तरह की रॉक बनती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मशरूम रॉक ही बनती है। मशरूम रॉक हो गई, पेडेस्ट्रियल रॉक हो गई, और भी हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे एक ज्यूगन करके बनता है, ठीक है। ज्यूगन वगैरह एसएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपके इसमें पूछ लेता है सीडीएस वगैरह में। तो ज्यूगन इस तरह का लैंडफॉर्म बनता है, जैसे कि कुछ इस तरह का, ठीक है। मतलब एक लंबा सा लैंडफॉर्म, लंबी सी चट्टान अगर बन जाती खड़ी हुई तो उसको ज्यूगन बोलते हैं। ये क्या है? ये तो मशरूम रॉक है। मशरूम रॉक पूछ चुका है सीजीएल में। यहाँ पे जो प्लेन्स क्रिएट होते हैं, ऐसे जो प्लेन्स क्रिएट होते हैं, इनको बोलते हैं पेडी प्लेन। ध्यान रखना, पेनी प्लेन अलग चीज़ होती है। पेनी प्लेन पानी की वजह से बनती है, यानी रिवर वाटर की वजह से जो प्लेन क्रिएट होते हैं, तो उसको पानी से याद कर रखेंगे, पेनी प्लेन। ये है पेडी प्लेन। और क्या होते हैं? और एक ध्यान रखना, इसी में पलायास, यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसी में ध्यान रखना आपके पलाया भी बनते हैं। पलाया क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डेजर्ट्स इलाकों में ही जब हवा बहुत जोर की चलेगी तो वो मिट्टी को कहीं से उठाएगी, कहीं पे डिपॉजिट करेगी, तो जहाँ से उठाएगी वहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, हल्का सा गड्ढा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जब हल्का सा गड्ढा क्रिएट होने की वजह से थोड़ा सा पानी भर जाएगा तो उसको पलाया बोलते हैं, पलाया, ठीक है। और डिपॉजिट क्या होगा?
तो आपने देखा होगा डेजर्ट में कुछ इस तरह से क्या होती है, ये डिपॉजिट हो जाती है सैंड। ये जो खड़े खड़े ऐसे हल्के हल्के से उठा हुआ भाग है ना, ये हल्का हल्का, इन्हीं को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और ये क्रिएट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं बर्चन और सीफ। जब हवा जोर से चलती है तो सैंड जो है, कुछ मिट्टी जो है कुछ इस तरह से खुद को डिपॉजिट कर लेती है, इसको बोलते हैं बर्चन या फिर बर्कन, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। और अगर इसमें एक विंग, मतलब एक ऐसे समझ लो जैसे नहीं ठाकुर का एक हाथ मिसिंग है, तो वैसे ही इसका एक जो विंग है वो मिसिंग है, एक विंग इसका मिसिंग है, इसको बोलते हैं सीफ। तो बर्चन और सीफ में बस यही अंतर होता है कि इसमें दोनों ऐसे ऐसे करके होते हैं और इसमें एक हाथ मिसिंग होता है, सीफ उसको बोलते हैं। तो बर्चन और सीफ, क्लियर। तो लेक्चर होता है यहाँ पे हमारा खत्म, शॉर्ट सा लेक्चर था। आप करेंगे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड। ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा इसमें देखना है, इसमें लोड मत लेना इस टॉपिक पे ज़्यादा, धीरे 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 मैंने समझाने की अपनी पूरी कोशिश करी है कि सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रटनी ना पड़े, मैं आपको समझा दूँ यहीं पे, और थोड़ा बहुत तो आपको अपने साइड से एफर्ट मारना ही होगा। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स। सर प्लीज़ परमार 3.0 एच की रिकॉर्डेड क्लासेस की वीडियो क्वालिटी 1080p रखा करिए। ठीक है चंद्रशेखर, अभी इस लेक्चर में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि शायद मुझे कुछ लैपटॉप पे सेटिंग वगैरह भी करनी पड़ेंगी शायद, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग वैली एंड कैनियंस, स्निग्धा दीप चौधरी। देखिए जो कैनियन बनते हैं, हैंगिंग वैली मैंने पढ़ाया था ग्लेशियर में आपको, ठीक है। सब जल्दी सभी लोग ये दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन करेंगे जिन लोगों का हो गया, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ अभी बतानी है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताऊंगा। ओएसिस पूछ रहे हैं श्वेता शर्मा, तो ओएसिस वो पार्ट होता है जहाँ पे डेजर्ट में थोड़ा वेजिटेशन ग्रो कर जाए, ऐसा पार्ट इन डेजर्ट जहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन पेड़ पौधे ग्रो कर जाए उसको ओएसिस बोलते हैं। खैर, तो कैनियन जो बनता है वो रिवर वाटर की वजह से बनता है। कैनियन, ग्रैंड कैनियन सबसे लार्जेस्ट कैनियन है, ठीक है, यूएस में। जो हैंगिंग वैली, लटकती हुई वैली, वो ग्लेशियर की वजह से बनती है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। तो कैनियन और गॉर्ज में अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछते तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, जो कि मैंने बता दिया था पहले। खैर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज़ एक सेकेंड, जियोमॉर्फोलॉजी होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डेजर्ट लैंडस्केप। तो डेजर्ट में क्या बनते हैं आपके, डेजर्ट में बर्चन और ड्यून्स बनेंगे, यू शेप्ड वैली बनेगी ग्लेशियर में, ये बनेगी आपकी रिवर में, रिवर वाटर की वजह से, मियांडरिंग भी होती है रिवर वाटर की वजह से। थर्ड क्वेश्चन है, अब ये ध्यान से समझिएगा, डैश प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ सोल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, इनमें कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सर ये तो ग्लेशियर तो होगा नहीं, डेजर्ट में भी नहीं बनते, डेजर्ट में तो विंड गियर से बनते हैं, इनको बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को यहाँ पर नोट करिएगा, नोट्स में तो आपको मिलेगा ही, कि ये जो हमारे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स होते हैं इनको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस भी किया होगा, लिखा होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे लिखा भी था कास्ट टोपोग्राफी। क्यों बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स को? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स हैं ये हमें एक कार्स्ट रीजन पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी के पास, भूमध्य सागर के पास, सदर्न यूरोप में एक रीजन पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, उसको कार्स्ट रीजन बोलते हैं। वहाँ की चट्टानें, वहाँ की रॉक मोस्टली डोलोमाइट और लाइमस्टोन की बनी हुई है, इसलिए वहीं पे प्रोफाउंडली देखने को मिलता है, इसलिए उसी जगह के नाम पे इस लैंडफॉर्म का नाम पड़ गया कार्स्ट लैंडफॉर्म या फिर कार्स्ट टोपोग्राफी। समझ में आई बात? इंडिया में क्या देखने को मिलता है सर ये टोपोग्राफी? इंडिया में साउथ में जाने पे, जैसे आंध्रा वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेगी या फिर कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। समझ में आई आपको बात? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको जरा रिकॉल करिए कि कास्ट टोपोग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ा था, इरोजनल में क्या पढ़ा था, डिपोजिशन में क्या पढ़ा था। तो इरोजनल में जल्दी से याद करिए, एक तो हमने लेपीस पढ़े थे, लेपीस उसकी वजह से जो लाइमस्टोन के पेवमेंट क्रिएट हो रहे थे और सिंक होल गड्ढा बन रहा था, डोलाइन बन रहा था, जब ये मिल रहे थे तो क्या बन रहा था, उवाला बन रहा था, उवाला बन रहा था। डिपोजिशन लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट क्या हो रहा था, ऊपर सीलिंग से लटक रहा था कौन, स्टैलेक्टाइट, टाइट पकड़ के, नीचे ग्राउंड से रेज हो रहा था स्टैलेग्माइट, और दोनों मिल रहे थे तो कहलाया जा रहा था पिलर, खंबा। ग्लेशियर की वजह से कौन से लैंडफॉर्म बन रहे थे जल्दी से बताइए? तो ग्लेशियर की वजह से, इरोजन की वजह से सर्क, सरक सरक के सर्क बन रहा था, ऐसे अड्डी सी बन रही थी, इसको सिरेटेड रिज या फिर अरीट बोल रहे थे, हॉर्न बन रहा था, हैंगिंग वैली बन रही थी, यू शेप्ड वैली बन रही थी। डिपोजिशन की वजह से रिस रिस कर एस्कर बन रहा था,
ठीक है। और अगर साइड में अगर वही रेस रेस कर वो ऐसे लंबे लंबे डिपॉजिट हो रहे थे तो मोरेन उसको बोल देते हैं। ओवल शेप का बनता है डोलाइन, आउट वॉश प्लेन, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिपॉजिट की वजह से बनते हैं, ग्लेशियर की वजह से, ठीक है। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर, आइस आर कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं इरोजन या फिर कटाव। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। वेदरिंग सर क्यों नहीं होगा? वेदरिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इन सितु प्रोसेस है, रॉक का टूटना, मिनरल्स का टूटना, उसको वेदरिंग बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, ये हमने रॉक में पढ़ा था। मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फोसिस से बनती है, क्रिस्टलाइजेशन से बनती है। और मेटामॉर्फिक रॉक में दो टर्म मैंने बताए थे एसोसिएटेड जो मेटामॉर्फिक रॉक से, वो कौन से दो टर्म्स हैं? अ विलेज इज एस्टैब्लिश्ड इन अ रीजन वेयर लैंड मीट्स द ओशन, व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड एज? तो जहां पे लैंड ओशन से मीट करे उसको हम कोस्टल रीजन बोलते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्रिस्टलाइजेशन, और दो टर्म्स मैंने आपको क्या बताए थे? लीनिएशन, फोलिएशन और बैंडिंग बताया था मैंने, ठीक है। बैंडिंग, अगर लाइन सी बन रही है तो लीनिएशन, बैंडिंग क्या होती है? ऑल्टरनेट डार्क और लाइट शेड्स होती हैं रॉक में। एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ, एक्सफोलिएशन क्या है ये देख सकते हैं, सीजल, इसी बार के सीजल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक्सफोलिएशन क्या होता है? लगून क्या होता है? बर्स्टिंग मिस मैंने जानबूझ के नहीं बताया उसको, वो जब मैं लेक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा लगून क्या होता है। लगून लेक सिर्फ आपको कोस्ट में, तट में देखने को मिलते हैं। होता क्या, समुद्र का पानी जैसे उछाल मार मार के अंदर आता है, तो जब अंदर आता है थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, फिर और पानी इकट्ठा हो गया, वेव्स की वजह से, जब वेव्स चलती हैं तो जब पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है तो ये बन जाता है, कट ऑफ हो जाता है मेन सी से, मेन सी के बगल में ही, लेकिन उससे कट ऑफ रहता है बैरियर के थ्रू, इसी को बोलते हैं लगून लेक, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ, ये क्या है? फिजिकल वेदरिंग की वजह से बनता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। अब एक्सफोलिएशन क्या है कि जब स्ट्रेस पड़ा, टेम्परेचर का चेंज हुआ, तो वो ऊपर की लेयर निकल गई रॉक की। अब मैंने बताया था टेम्परेचर और ग्रेविटी और प्रेशर में जब चेंज होते हैं तो उसको फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। केमिकल तो हो रहा है केमिकल्स की वजह से, जैसे कि कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? बायोलॉजिकल वेदरिंग में जैसे रोडेंट हो गया, हमारे अर्थ वॉर्म हो गया, वो अगर तोड़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज की वजह से हुआ है ना, ठीक है। ऐप पर टेस्ट कब होगा? जितने चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं उनका सबका सर प्लीज़ बता दो। दीपांशु, आज ही होगा टेस्ट, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये बता दिया जाएगा कि टेस्ट कितने टाइम खुलेगा, सारी चीज़ें, तो आज ही होगा टेस्ट। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय दी, मैं सोच रहा था कि ये टॉपिक और हो जाए, उसके बाद रखते हैं। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय दी मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज, सिंपल है बहुत, सीस्मो ग्राफ बोलेंगे उसको, जो ग्राफ बनाते हैं। और जरा कमेंट में बताएंगे ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं फिर एनर्जी रिलीज होती है अलॉन्ग अ फॉल्ट लाइन, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं। अगला सवाल है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन द अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर, देख सकते हैं इतना बड़ा एरिया, यानी कि सबसे बड़ी आपकी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? तो हमने टोटल 7 मेजर प्लेट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, 7 मेजर प्लेट पड़ी थी। उसमें से जो सबसे बड़ी मैंने आपको बताई थी वो थी पैसिफिक प्लेट, प्रशांत जो महासागर, जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है, उसी की प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। अगर स्मॉलेस्ट पूछ लेगा तो पता है कौन सी है स्मॉलेस्ट? वैसे तो शायद ही पूछे, लेकिन स्मॉलेस्ट है जुआन दे फूका, जो कि एक माइनर प्लेट है ना, माइनर प्लेट ही तो है, जो किसके बीच में है? जुआन दे फूका, ये नॉर्थ अमेरिका, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी पैसिफिक प्लेट थी उसके बीच में है जुआन दे फूका, माइनर प्लेट है। और 7 मेजर है, अफ्रीकन है, साउथ अमेरिकन है, यूरेशियन है, पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिकन है, एटलांटिक प्लेट है, ये सब कैसी है? मेजर प्लेट है आपकी। 10वां है, व्हाट काइंड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप ऑफ लो ग्रेडियंट, CHSL 2020। जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल के तल ढलान वाले मैदानों में टूटती हैं तो किस प्रकार का निक्षेपणात्मक भू आकृति बनती है? निक्षेपण का मतलब डिपोजिशन से बन रही है। तो सर यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रीम ऑफ रिवर की। पॉइंट बार तो ये जो है सी वेव्स की वजह से बनता है, बार, बैरियर, स्पिट, ये सब सी वेव की वजह से बनती हैं, ठीक है। लेवीज भी बनती हैं रिवर की वजह से, फ्लड प्लेन भी रिवर की वजह से बनते हैं, और एलुवियल फैंस भी रिवर की वजह से बनते हैं। लेकिन एकदम से क्या बोल रहा है, हाई लेवल से आ रही थी और एकदम से ब्रेक कर गई कहाँ पे? फुट ऑफ स्लोप में, तो इसको बोलते हैं एलुवियल फैन, सिंपल। इसीलिए तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि अगर मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। लेवीज क्या बताया था? लेवीज ये होता है
ठीक है। लेवीज ये होता है क्या चीज़ किसमें, पहले तो ये मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है। लेवीज क्या चीज़ होती है, लेवीज वो चीज़ होती है जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लडिंग हो गई, और उस फ्लडिंग की वजह से होता यह है कि इधर उधर चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है। 8th क्वेश्चन में डाउट है, द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाई द मेजरमेंट ऑफ द रिकॉर्ड, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, सीस्मोलॉजी तो कहेंगे नहीं, ठीक है, वो तो साइंस स्टडी होगी। सीस्मिक वे, ओके 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 भाई, अगर सीस्मिक वेव भी अगर आंसर होना, अगर सीस्मोग्राफ ऑप्शन होगा तो सीस्मिक वेव्स भी आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीस्मिक वेव्स को ही तो रिकॉर्ड करता है सीस्मोग्राफ। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। सीस्मोग्राम होगा ये, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर ये आंसर ऑप्शन होगा तो फिर उस केस में तो ये भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, सीस्मोग्राफ, ठीक है। इसमें आप समझ गए एलुवियल फैन क्यों आंसर होगा, क्यों फ्लड प्लेन्स या फिर नेचुरल लेवीज नहीं होगा। 11th, मशरूम रॉक कहाँ पे बनती है, ये आपका MTS में क्वेश्चन बना है, और ये अच्छा ये CGL में ही इसी साल आया है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसी बार का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाई मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज, इसी बार का क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आपके आंसर किया, ये वहीं से उठाया गया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11th, मशरूम रॉक कहाँ पे बनती है, तो मशरूम रॉक बनती है डेजर्ट्स में, विंड ओरेजन की वजह से, कुछ इस शेप में बनती है ना, कुछ इस शेप में बनती है, मशरूम शेप में। और यहाँ पे ध्यान रखना में पेडेस्ट्रियल रॉक बनती है ना, पेडेस्ट्रियल रॉक क्रिएट होती है, ज़्यूगन क्रिएट होता है एक। ग्लेशियर से तो पढ़ चुके हैं, सी वेव से क्या बनती है, क्लिफ बनती है, केव बनती है, आर्क बनता है, और अच्छा ठीक है, सी वेव के ये सब इरोजन की वजह से बनते हैं, डिपोजिशन की वजह से बीच बनता है, बार, बैरियर, टोम्बोलो भी ध्यान रख लेना है। टोम्बोलो कभी SSC ने तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ CDS और CFF में पूछ चुका है टोम्बोलो करके। टोम्बोलो उसकी तरह होता है आपका, ये जो बार बैरियर स्पेट होते हैं उसी की तरह टोम्बोलो होता है एक, वो भी सी वेव की डिपोजिशन की वजह से बनता है। 13th है, नॉट अ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड, तो निम्नलिखित में से कौन सी भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीक नहीं। तो जरा बताइए लैंडस्लाइड किस तरह का एक मास मूवमेंट है, रैपिड है या फिर स्लो है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows, hazard mapping to locate areas prone to landslide, और रिडक्शन इन दी वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। भाई रिडक्शन वेजिटेशन में करोगे तो लैंडस्लाइड बढ़ेगी। आप अगर वेजिटेशन को, वनस्पति को और हटा दोगे तो जो रूट्स ने जड़ होती हैं, आपने देखोगे कितना भयंकर जड़ जो होती हैं पकड़ के रखती हैं सॉइल को। अगर आप अभी आपके घर में अगर गमला हो, या फिर अगर आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, गमले से अगर आप पेड़ को निकालें तो पूरी मिट्टी साथ में निकल के आती है, जबकि छोटा सा पेड़ होता है वो, छोटा सा गमले में। सोचिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं नीम के इस तरह के, वो कितना भयंकर पार्ट ऑफ सॉइल को होल्ड करके रखते होंगे वो, ठीक है। तो अगर आप वेजिटेशन रिडक्शन कर देंगे तो और लैंडस्लाइड इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मोरेन, मोरेन क्या होता है, तो हमें पता है कि भाई मोरेन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है जो कि ग्लेशियर की वजह से क्रिएट होता है कि नहीं। सर 3 पॉइंटों में स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाएगा क्या, सब कुछ होगा रिया जी, ठीक है। वीडियो हाइड क्यों करते हो, बस मन अपना ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मोरेन, तो मोरेन क्या होता है, मीनिंग मेल्टिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड स्नो, मटीरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई ग्लेशियर, वैली विद वर्टिकल स्लाइड एंड वाइड फ्लोर, द हायर लेवल ट्रिब्यूटरी, ये तो हटा ही सकते हो। मोरेन क्या पढ़ाए थे, एस्कर रिस्कर ऐसे बन रहा था, ड्रमलिन ऐसे वॉल शेप का ही बीच में बन रहा था। मोरेन अगर साइड में डिपॉजिट हो रहा था, जैसे कि साइड में क्या होता है ना कि ग्लेशियर बड़े मास का होता है, तो पूरा साइड में भी लेटरल एकदम इरोजन करता हुआ आता है, वहाँ पे जो डिपॉजिट करता है उसको मोरेन बोलते हैं। तो क्या है, मटीरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई ग्लेशियर। 17th, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called as, 2023 में कुछ पूछा गया, लॉयस, मोरेन्स, मशरूम या स्टैक। मोरेन को तो तुरंत एलिमिनेट करो, ग्लेशियर की वजह से बनता है। मशरूम तो भाई डिपोजिशन नहीं, इरोजन की वजह से बनता है मशरूम रॉक। स्टैक तो भैया सी वेव की वजह से बनते हैं, स्टैक की वजह से फिर आर्क बनता है, वहीं पे आपको क्लिफ के पास में आपको केव देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोइस, जो ऐसे नहीं ना टीले से दिखाए थे ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं ऐसे देखे थे हल्के हल्के बड़ी फाइन सैंड कैसे होते हैं, वो होते हैं लोइस। और यहीं पे और क्या बनते हैं, बर्चन बनती है ये, और ये क्या होता है, ये सीफ होता है, बर्चन और सीफ। नेम एन ओवल शेप्ड रेंज ऑफ हिल्स
स्कल्प्टेड बाई ग्लेशियल फ्लो, देख रहे हैं ग्लेशियर, ओवल शेप 2023। ये सिर्फ CHSL में नहीं, CDS में भी ऐसे ही करके पूछा उसने, ओवल शेप का ऐसा करके, ड्रम शेप ऐसा कुछ, ओवल शेप टाइप, ठीक है। तो ओवल याद कैसे करेंगे, ड्रम जो होता है वो भी ओवल शेप का होता है, ऐसे याद कर लो। मोरेन ये नहीं है, मोरेन तो ऐसे सीधे सीधे, इसकर भी सीधे सीधे बनते हैं इसकर। आंसर क्या होगा, ड्रमलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो भाई वो शील्ड, अच्छा ये इसका है क्या, शील्ड वोल्केनो, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शील्ड वोल्केनो दैट इज लार्ज बट नॉट स्टीप एंड देयर मैग्मा इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मैफिक। कौन सा है शील्ड वोल्केनो का टाइप। अब नॉट स्टीप है तो इसका मतलब क्या है, जो लावा होगा वो गाढ़ा नहीं होगा ज़्यादा, वो फ्लूइड नेचर का होगा, वो विस्कस नहीं होगा। एग्जाम्पल बताया था पिछले लेक्चर में, वोल्केनो के टाइप पढ़ाए थे, शील्ड पढ़ाया था, कैल्डेरा पढ़ाया था। जरा बताओ कैल्डेरा में क्या कीवर्ड होता है, कॉम्पोजिट में क्या कीवर्ड होता है। तो कैल्डेरा होता है बड़ा ही एक्सप्लोजिव नेचर का, इतना एक्सप्लोजिव होता है कि खुद में ही कोलैप्स कर जाता है, इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ। कॉम्पोजिट क्या होता है, बहुत ही सबसे ज़्यादा गाढ़ा लावा होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का मिलके बना हुआ है, तो कॉम्पोजिट है बहुत ज़्यादा, तो विस्कस है। शील्ड क्या होता है, फ्लूइड बसाल्टिक लावा होता है इसमें। कैसा होता है, बसाल्टिक, ठीक है। तो बसाल्टिक, तो ऑप्शन नंबर ए, ये एग्जाम्पल मैंने बताया था हवाई। इससे भी ज़्यादा एक होता है फ्लूइड, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से ही क्या बना हुआ है इंडिया में, जल्दी से बताइए, मैंने आपको बताया था। द रिमूवल ऑफ कर्व्ड प्लेट्स ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग इज कॉल्ड एज। ये सर इसी बार का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इसी बार का, CGL का ही 2024 का ही क्वेश्चन है, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, भूल गया लिखना, नहीं तो इसी बार का ही क्वेश्चन है। तो ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बना हुआ है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लाटू है, ठीक है। पेनिनसुलर जो प्लाटू है ना, ये है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का। और इसका आंसर क्या होगा, रिमूवल ऑफ कर्व्ड प्लेट्स ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, हाँ, एक्सफोलिएशन। इस क्वेश्चन को लड़कियां तो खासकर गलत ना करें, है ना। ऑप्शन नंबर सी, खत्म हो गया, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, वही मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, इसी बार CGL में क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक से। अभी SSC दिल्ली ऑफिस आया हूँ, यहाँ कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अभी SSC के ऑफिस के बाहर हूँ, कोई ओल्ड एज मैन सिटिंग पर है, उसे समझ नहीं आ रहा, एक मैडम है जो सो रही हैं, कोई हेल्प नहीं हो रही है, यहाँ कोटा से आया हूँ। क्या ही अब करूँ मैं, मतलब अब तो खैर एक बार दीपेश वही ना बोल के देखो कि हमें मतलब थोड़ा सा अगर सॉफ्ट टोन से ना माने तो थोड़ा हार्ड टोन का भी यूज़ करना वहाँ पे, शायद आपकी बात सुनी जाए, है ना। क्योंकि सॉफ्ट टोन से फिर जब लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में ऐसा ही होता है कि ठीक है बैठ जाइए, आ रहे होंगे, थोड़ी देर में हो जाएगा, उनसे मिल लीजिए, वहाँ पे जो ऑफिस नंबर उसमें बैठे हुए हैं, सीट नंबर उसमें बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए, सब एक दूसरे पे टालते हैं। जब तक आप थोड़ा सा हल्का सा अपनी टोन ऊपर करके बात नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं सुनी जाती हैं। थोड़ा सा मतलब चीज़ें वर्ड्स का सही यूज़ करके, टोन को ऊपर करके अगर आप बात करेंगे तो शायद कुछ हो, ठीक है। रजनीकांत जी, यस यू कैन से कि मैकेनिकल और फिजिकल कहीं ना कहीं सेम ही है वो। हार्ड टोन से बोला तो जेल जाएगा, मतलब वर्ड सही यूज़ करना है, ऐसे कोई जेल वेल कोई किसी की हिम्मत नहीं है भैया। अगर मेरी कुछ डिमांड है, अगर मुझे कुछ पूछना है तो वो तो SSC बताएगा ना। हिंदी मारा गया परमार के द्वारा, अरे यार तुम लोग बहुत लांछन लगाए रहते हो, क्या नहीं समझ में आया दिव्या कुशवाहा, एक बार बताओ आप, ठीक है। मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्या हिंदी मतलब। बाकी तो यार मैंने बताया ही है कि डायस्ट्रोफिज्म को पटल विरूपण बोलते हैं, डिपोजिशन लैंडफॉर्म को निक्षेपण वो आकृतियाँ बोलते हैं, अपरदनात्मक बोलते हैं इरोजन वाले को, ठीक है। स्टैटिक जीके होगा, बिल्कुल होगा। और ये प्राइस जो है ना अभी बढ़ चुका है शायद, ठीक है। ये प्राइस इतना नहीं है, बढ़ चुका है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था।
कि ये नहीं है अभी। चलिए, तो ये आज हमारा उतना बड़ा सा लेक्चर नहीं था, छोटा सा लेक्चर था। और लेकिन जो कल लेक्चर रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज वाला तो था कि ठीक है थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से मैंने आपको करवा दी चीज़ें, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और उसमें से जितने क्वेश्चन आपने देखे, जब भी हमारे सीजीएल के भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन गए हैं। अब हम करेंगे कल एटमॉस्फेयर। और मतलब ये है ना कि जैसे आज का लेक्चर आप में से काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा आराम से, जब मैंने एंडोजेनिक मूवमेंट, एंडोजेनिक प्रोसेस बताया, एंडोजेनिक फोर्सेस बताया, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर देखे थे और उनको नहीं समझ में आया होगा जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे उनको। अब उसी तरह से अगर कल का आपने लेक्चर मिस किया तो आगे का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कल हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या होती हैं, हीट बजट क्या होता है, और वाटर इन द एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ कल का लेक्चर मत मिस करिएगा, कि सो दैट आपको विंड, साइक्लोन और अगला लेक्चर है, अगले 2 लेक्चर में हमारी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाने वाली है। कल का लेक्चर होगा एटमॉस्फेयर व्हेन वाटर इन द एटमॉस्फेयर, और अगला लेक्चर होगा जिसमें विंड, साइक्लोन और ओशन करंट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद से यानी कि थर्सडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया या फिर इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया नेट्स लोकेशन से। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को बोरिंग सा लगता है कि क्या कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछ लेता है और वो पता चला आपके शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन, मतलब मान लेते हैं कि ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन आए और वो तीनों ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के हुए, तो आप पे तो उसका जोर नहीं है ना उस चीज़ का। तो सारी चीज़ों को लेके चलना है। अगर आप 2025 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है, और टाइम है तो उसको फिर जुडिशली यूज़ करिए, रिवीजन करिए। काफ़ी लोग पूछते हैं सर जीके में कितने घंटे टाइम दें, तो घंटे मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम दे रहे हो, बस ये है कि भाई अगली क्लास में चीज़ों को रिवाइज़ करके आओ। और बस ये है कि भाई वीक ख़त्म होते होते मेरे सारे लेक्चर्स हो जाने चाहिए, मेरा बैकलॉग ना बने और मेरा सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जानी चाहिए। आज आपके जो लोग भी एप्लीकेशन पे एनरोल्ड हैं, ठीक है, जो लोग भी एप्लीकेशन पे एनरोल्ड हैं उनके लिए टेस्ट होगा वहाँ पे शायद, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। प्राइवेट चैनल को कैसे ज्वाइन करें, लिंक अंदर ही होता है जहाँ पे आप होते हो, ठीक है। अरे भैया कोर्स लेना है अभी तो 999 कर दो। चलो ठीक है, मैं अभी इसको, अभी तो ज़्यादा मिलेगा, घटवा देता हूँ इसको मैं, अभी तो ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको मैं घटवा दूंगा। जिन लोगों को आज लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, नहीं फिर कल जो है बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज़ है, टेस्ट होगा आज आप लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली, आज नहीं तो कल, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कब होगा। टेलीग्राम ग्रुप पे कूपन नहीं है इसमें, मैं बता चुका हूँ कि कूपन मैं वही 1200 पहले प्राइस था पिछले बैच का, इस बार मैंने अपने आप 1000 उसको कर दिया है। वही मैं 1200 रख के कूपन दे देता तो बात एक ही होती है, कोई कूपन मेरे ही हाथ में होता है, मैं प्राइस बढ़ा के कूपन दे दूंगा, बात वही होती है सारी चीज़ें, ठीक है। सारे सब्जेक्ट फ्री ही करवाइएगा ना। चलिए भाई, एक बार एंडोजेनिक की डेफिनेशन समझा दो वेद प्रकाश। एंडोजेनिक का डेफिनेशन ये होता है बॉडी बोल रहा हूँ, एंडोजेनिक का मतलब ये होता है कि वो फोर्सेस जो हमारी अर्थ सरफेस में चीज़ों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, यानी कि उनको बना रहे हैं। एंडोजेनिक बनाते हैं, एक्सोजेनिक बिगाड़ते हैं। हिमालय की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर पर ईयर के दर से बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें एंडोजेनिक ज़्यादा लग रहे होंगे एक्सोजेनिक के कंपैरिजन में। अरावली की हाइट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसमें एक्सोजेनिक बाहर के जो बल हैं वो ज़्यादा लग रहे होंगे एंडोजेनिक के कंपैरिजन में। अगर अरावली में सोचो एंडोजेनिक लगता ही ना, तो अभी तक वो पूरी तरह पटल हो चुका होता, समतल हो चुका होता, लेकिन कुछ तो एंडोजेनिक लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से अभी भी उसकी हाइट थोड़ी तो एटलीस्ट मेंटेन है। तो हर जगह दोनों लगते हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा लगता है ये मैटर करता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।